तो स्केलर्स क्वांटिटी और वेक्टर्स क्वांटिटी क्या होती है, ये जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। हमने अपने सबसे पहले चैप्टर में यानी कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में डिटेल में देखा था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिर एक बार मैं एकदम शॉर्ट में समझा देता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी होती है एक लैंग्वेज इस नेचर को समझने की। साइंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस होती है, जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। इससे हम क्या करते हैं, नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये आती है बीच में नेचर के, यहां पे आएगा नेचर और यहां पे आएगा हमारा साइंस। देखिए साइंस से थ्रू फिजिकल क्वांटिटी हम नेचर को इंटरेक्ट करते हैं। एक थ्योरी को हमने एज एन एग्जांपल लिया था, ग्रेविटेशन थ्योरी। वहाँ पे एक इक्वेशन लिखा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इज गिवन बाय G(m1 m2 upon d square), where this G is nothing but the universal gravitational constant, this m and m nothing but the masses, d is nothing but the distance between two bodies, and F is nothing but the force. So what are these exactly? All things, this m nothing but mass of second body, this m1 mass of first body, this G is universal gravitational constant, this F, this D. What are these things? These are nothing but the physical quantities. Actually G is the constant, but still it is made up of physical quantities. Okay, so these all are the physical quantities, and here we have found out one law of nature, nothing but the law of gravitation, और वो हमने फाइंड आउट किया इन फिजिकल क्वांटिटी की मदद से। इसका मतलब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी इज द लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड नेचर। तो ये मतलब है फिजिकल क्वांटिटी का। और यहाँ पे देखिए हर एक वेक्टर और हर एक स्केलर दोनों भी क्या होती है, सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी होती है। इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। और अब जाके हम क्या करेंगे, स्केलर्स और वेक्टर्स को समझ सकते हैं। नाउ आते हैं स्केलर्स की तरफ। तो स्केलर्स क्या होते हैं? स्केलर्स क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनको एक्सप्रेस करने के लिए या तो फिर शो करने के लिए किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करके हम उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल वी कैन टेक मास, देन आफ्टर वी कैन टेक लेंथ, देन आफ्टर वी कैन टेक टाइम। ओके, ये 3 एग्जाम्पल्स लिए, और कई एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर ले सकते हैं, स्पीड ले सकते हैं, डिस्टेंस ले सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हमने सिर्फ यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स लिए, और हम समझेंगे कि उनको एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत क्यों नहीं होती। देखिए ये जो मास है वो हम कैसे मेजर करते हैं। समझो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 10 kg। तो देखिए ये 10 kg जो है वो परफेक्ट एक्सप्रेशन है। इस मेजरमेंट से हमें पूरी तौर पे पता चल जाता है कि उसका मास क्या है। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसका मतलब ये जो मास है ये 10 kg मैग्नीट्यूड से पूरी तरह एक्सप्रेस किया जा सकता है। दैट इज वाई दिस मास इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली देखिए लेंथ हम कैसे मेजर करते हैं। सपोज 5 मीटर इज द लेंथ, और डिस्टेंस वी कैन से। देयर इज नो नीड टू टेल anything about direction, okay, because we can completely express the length by saying 5 meter is the length of that particular string. So that is what the expression of the length, and that is why as there is no need of direction, we can say length is also scalar quantity. Similarly we can say time is 10 seconds. Okay, so time is 10 seconds. What does it mean? It means that there is no need of direction, and we can completely express the time by saying just 10 seconds is the time. All right guys, so I hope you got exact meaning of scalar quantities. Now let us move towards vector quantities. Okay, unlike scalar quantities, in vector quantities there is need of magnitude as well as direction. ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लेंगे हम, जैसे फोर्स है, ओके, एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी।
ये 3 एग्जाम्पल लेंगे। और भी कई तरीके के एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं, जैसे कि टॉर्क है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सब एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे हम सिर्फ ये 3 फिजिकल क्वांटिटी ही देखेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल फोर्स है। सपोज आई एम अप्लाइंग 10 न्यूटन ऑफ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। Suppose here is the object, okay, and I am applying force on it. So try to understand कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे ये फोर्स एक्ट हो रहा है, तो इस फोर्स के डायरेक्शन को मुझे समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये फोर्स अप्लाई करने के बाद ये जो भी कुछ बॉडी है, ये बॉडी अपने प्लेस से मूव हो सकती है। ओके, ये डिपेंड करता है कि मैं इनर्शिया और फ्रिक्शनल फोर्स ओवरकम कर रहा हूँ कि नहीं। यदि मैं ओवरकम कर रहा हूँ तो डेफिनेटली ये बॉडी मूव करेगी, और ये जिस डायरेक्शन में मूव होगी ये मुझे यदि पता करना है तो मुझे ये फोर्स का डायरेक्शन पता होना जरूरी है। इसका मतलब क्या है कि ये जो फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, इसको एक्सप्रेस करने में सिर्फ 10 न्यूटन इज द फोर्स इतना बोलना काफी नहीं है। यहाँ पे ये भी बताना पड़ेगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है। दैट इज वाई दिस फोर्स इज called as vector quantity, because to express force we need both magnitude as well as direction. Similarly, to express acceleration, to express velocity, we can't say just 10 meter per second square is the acceleration, 5 meter per second is the velocity. We need direction too, because in that particular direction that acceleration is present, or in that particular direction that velocity is present. ये देखिए, velocity अलग बात है और speed अलग बात है। speed जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। किसी भी टाइम पे स्पीड का मेजरमेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और उसको पूरी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है। ओके, स्पीड जो होता है इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूं मैं। आप यदि कार में हो या तो फिर बाइक पे हो, तो देखिए कार का या तो फिर बाइक का जो स्पीडोमीटर है वो एक पर्टिकुलर स्पीड दिखा रहा होता है, बराबर। वो जो होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है उस पर्टिकुलर कार का या तो फिर बाइक का, और उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। इस वजह से उसको बोलेंगे हम स्केलर क्वांटिटी। I hope you found it useful. Still, if you have any doubts, you can ask me in comment section below. I will try to answer those. And if you found this lecture series useful, please don't forget to subscribe our channel. I will see you in the next lecture.